नमस्कार साथियों आज हम पढ़ने जा रहे हैं कोशिका का छूटा हुआ भाग। हमने पिछली क्लास में कोशिका के बारे में बेसिक जानकारियां जुटाई थी, जैसे कि कोशिका संरचना में कैसी दिखती है, कोशिका की खोज किसने की थी, कोशिका को सबसे पहले किसने देखा था, जीवित कोशिका की खोज किसने की थी, मृत कोशिका की खोज किसने की थी, केंद्रक जो कि कोशिका का माइंड कहा जाता है, कोशिका का कंट्रोलर कहा जाता है, नियंत्रक कहा जाता है, उसकी खोज किसने की थी। यहाँ तक कि हमने बॉटनी, जूलॉजी और बायोलॉजी के जनक फादर के बारे में भी जाना था। चलिए अब आ ही गए हो तो जान लेते हैं कोशिका के बारे में। देखिए, कोशिका हमने ये भी बताया था कि कोशिकीय जीव दो प्रकार के होते हैं। संसार में जितने भी जीव हैं, जितने भी प्राणी हैं, जिन जिन में चेतना है, वो सब कोशिका से मिलकर के ही बने हैं कहीं ना कहीं। चाहे वो पेड़ पौधे हों, जीव जंतु हों, पशु पक्षियां हों, कीड़े मकोड़े हों, इन सब का निर्माण कोशिका से ही हुआ है, क्योंकि कोशिका के अभाव में, कोशिका के बिना जीवन की कल्पना परिकल्पना नहीं की जा सकती। देखिए, तो कोशिका कितने प्रकार के कोशिकीय जीव होते हैं, तो बता दें कि दो प्रकार के कोशिकीय जीव होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के कोशिकीय जीव होते हैं। एक तो होता है एक कोशिकीय जीव, एक कोशिकीय जीव, और दूसरा होता है बहुकोशिकीय जीव। बहुकोशिकीय जीव, ठीक है। कितने प्रकार के प्राणी होते हैं? एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय, दो प्रकार के प्राणी होते हैं। दोस्तों, एक कोशिकीय का मतलब होता है ऐसे जीव से जिसके शरीर का निर्माण, जिसके जीवन का निर्माण केवल और केवल एक कोशिका से हुआ हो। एक कोशिकीय जीव में क्या होता है? एक कोशिकीय जीव का निर्माण केवल एक कोशिका से ही होता है। एक कोशिकीय जीव में एक कोशिका पाया जाता है, एक कोशिका। और बहुकोशिकीय जीव में कई कोशिकाएं पाई जाती हैं, कई कोशिकाएं पाई जाती हैं। ठीक है, तो एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव, दो प्रकार के कोशिकीय जीव होते हैं। एक कोशिकीय जीव में एक कोशिका पाई जाती है और बहुकोशिकीय जीव में एक से ज्यादा यानी कि कई कोशिकाएं पाई जाती हैं। एक कोशिकीय जीव के जो उदाहरण हैं, जो एग्जाम्पल हैं, वो है नील हरित शैवाल यानी कि ब्लू ग्रीन एल्गाई, नील हरित शैवाल, प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया इत्यादि। और बहुकोशिकीय जीव के जो उदाहरण हैं, जैसे कि मानव, गाय, बैल, या जितने भी जानवर इत्यादि हैं, कीड़े मकोड़े हैं, वो सब क्या है? बहुकोशिकीय जीव है। तो हमने देखा एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीवों के बारे में, उदाहरण समेत समझा। संसार में मूल रूप से दो प्रकार के प्राणी पाए जाते हैं, दो प्रकार के चेतन अवस्था वाले प्राणी पाए जाते हैं। पहला पेड़ पौधे और दूसरा पशु पक्षी, कीड़े मकोड़े, मानव इत्यादि। तो वनस्पतियों में, पेड़ पौधों में जो कोशिका पाई जाती है उसे पादप कोशिका कहते हैं, उसे प्लांट सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लांट सेल या पादप कोशिका। पादप कोशिका। और वह कोशिका जिससे मिलकर के मानव, पशु पक्षी, कीड़े मकोड़े इत्यादि का निर्माण होता है, उसे जंतु कोशिका कहते हैं। कौन सी कोशिका कहते हैं? जंतु कोशिका यानी कि एनिमल सेल्स। तो ठीक है, पादप कोशिका जिनसे मिलकर के पेड़ पौधों का निर्माण होता है, प्लांट सेल। और दूसरा है जंतु कोशिका जिनसे मिलकर के जीव जंतुओं का निर्माण होता है, जैसे कि मानव, पशु पक्षी, कीड़े मकोड़े इत्यादि। तो प्लांट सेल हो गया और एनिमल सेल, पादप कोशिका और जंतु कोशिका। देखिए,
पादप कोशिका और जंतु कोशिका में जो विशेष अंतर है वो यही है कि पादप कोशिका में सेल वॉल पाई जाती है। क्या पाई जाती है? सेल वॉल पाई जाती है, कोशिका भित्ति पाई जाती है, सेल वॉल। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है, किंतु जंतु कोशिका में सेल वॉल नहीं पाई जाती। पादप कोशिका में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, किंतु जंतु कोशिका में क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता। पादप कोशिका में वैक्यूल पाई जाती है। क्या पाई जाती है? वैक्यूल पाई जाती है। ये देखिए, मतलब बड़ी रिक्तिका पाई जाती है, जबकि एनिमल सेल यानी कि जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती। वैक्यूल यानी कि रिक्तिका पाई जाती है, रिक्तिका। तो ठीक है, हमने जो पादप कोशिका और जंतु कोशिका में बेसिक अंतर समझा वो यही समझा कि पादप कोशिका में तो सेल वॉल पाया जाता है, किंतु जंतु कोशिका एनिमल सेल में कोशिका भित्ति सेल वॉल नहीं पाया जाता है। पादप कोशिका में क्लोरोप्लास्ट तो पाया जाता है, किंतु जंतु कोशिका में क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता है। पादप कोशिका में रिक्तिका पाई जाती है, वैक्यूल पाया जाता है, किंतु जंतु कोशिका में वैक्यूल नहीं पाई जाती है, लेकिन छोटी छोटी संरचना वाली होती है, छोटी छोटी आकार वाली होती है। ठीक है, अब देखिए, जैसे कि हमने पादप कोशिका और जंतु कोशिका दोनों में अंतर बताया, हमने यहाँ डायग्राम बनाया है एनिमल सेल का यानी कि जंतु कोशिका का और प्लांट सेल का, पादप कोशिका का। आप यहाँ देख पा रहे होंगे नामकरण किया गया है विधिवत रूप से, जिसमें से देखिए साइटोप्लाज्म जंतु कोशिका में है, माइटोकॉन्ड्रिया जंतु कोशिका में है, राइबोसोम भी है, गोल्गी बॉडी भी है, सेंट्रोसोम भी है, न्यूक्लियोलस भी है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी है, सेल मेम्ब्रेन यानी कि कोशिका झिल्ली भी है, न्यूक्लियस भी है और लाइसोसोम भी है। अब प्लांट सेल में आते हैं, देखते हैं प्लांट सेल में क्या किया है। प्लांट सेल में भी राइबोसोम है, प्लांट सेल में भी राइबोसोम है और एनिमल सेल में भी राइबोसोम है, मतलब राइबोसोम दोनों में है, प्लांट में भी और एनिमल में भी। अब यहां लिखा है सेल मेम्ब्रेन, तो सेल मेम्ब्रेन तो जंतु कोशिका में भी है, जंतु कोशिका में भी है और प्लांट सेल में भी है, यानी कि पादप कोशिका में भी है। इसके बाद बात कर लेंगे गोल्गी बॉडी, तो देखिए गोल्गी बॉडी जो है इसमें है, पादप कोशिका में भी है और जंतु कोशिका में भी है गोल्गी बॉडी। इसके बाद बात करें माइटोकॉन्ड्रिया की, तो माइटोकॉन्ड्रिया पादप कोशिका में भी है और जंतु कोशिका में भी माइटोकॉन्ड्रिया है, दोनों में है। बात करें साइटोप्लाज्म की, तो पादप कोशिका में भी साइटोप्लाज्म है और जंतु कोशिका में भी साइटोप्लाज्म है। बात करें न्यूक्लियस की, तो पादप कोशिका में भी न्यूक्लियस है और जंतु कोशिका में भी न्यूक्लियस है। बात करें न्यूक्लियोलस की, तो पादप कोशिका में भी न्यूक्लियोलस है और जंतु कोशिका में भी न्यूक्लियोलस है। बात कर ले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, तो जंतु कोशिका यानी कि एनिमल सेल में भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और पादप कोशिका में भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ठीक है ना। बात कर ले लाइसोसोम की, तो जंतु कोशिका में लाइसोसोम है, जंतु कोशिका में लाइसोसोम है और पादप कोशिका में भी लाइसोसोम है। तो अब अंतर क्या है? जो अंतर है दोस्तों वो यही अंतर है कि पादप सेल में यानी कि पादप कोशिका में वैक्यूल पाई गई है, बड़ी आकार वाली वैक्यूल, बड़ी आकार वाली रिक्तिका पाई गई है, क्लोरोप्लास्ट पाया गया है, सेल वॉल कोशिका भित्ति पाया गया है, किंतु ये तीन चीज रिक्तिका, क्लोरोप्लास्ट और कोशिका भित्ति जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती। यही जंतु कोशिका और पादप कोशिका में विशेष अंतर है। ठीक, जंतु कोशिका और पादप कोशिका में विशेष अंतर क्या है भाई? जंतु कोशिका और पादप कोशिका में सभी कोशिकांग उपस्थित होते हैं, सभी सेल ऑर्गन्स उपस्थित होते हैं, केवल 3 ऑर्गन्स को छोड़ करके, यानी कि रिक्तिका,
क्लोरोप्लास्ट और कोशिका भित्ति केवल पादप कोशिका में पाई जाती है, इसमें यानी कि जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती। तो ठीक है, हमने जंतु कोशिका और पादप कोशिका में जो अंतर था, जो मूलभूत अंतर था, उसके बारे में जान लिया है। तो जब आपसे कभी पूछ लिया जाए कि क्या जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है, तो जी नहीं, जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। पूछ लिया जाए कि क्या क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, नहीं पाया जाता। पूछ लिया जाए कि क्या वैक्यूल यानी कि बड़ी रिक्तिका इसमें पाई जाती है, किसमें, जंतु कोशिका में, तो नहीं पाई जाती। ठीक है, तो ये तो हमने जंतु कोशिका और पादप कोशिका में मूलभूत अंतरों को जाना। अब दोस्तों, इन कोशिकांगों के बारे में हमने पढ़ा, लेकिन हमने ये नहीं जाना कि कोशिकांग होते क्या हैं। कोशिकांग होते क्या हैं? साथियों, जिस प्रकार से हमारे शरीर में विभिन्न अंग होते हैं, हाथ, पैर, आंख, मुख, नाक, ठीक उसी प्रकार कोशिकाओं में भी अलग अलग ऑर्गन होते हैं, अलग अलग अंग होते हैं। जैसे कि मानव शरीर में, मतलब हमारे शरीर में अलग अलग अंगों का कार्य अलग अलग है, अलग अलग डिपार्टमेंट सौंपा गया है। जैसे हाथ का कार्य है पकड़ना, हाथ का कार्य है भोजन को उठाकर खाना, मुंह का कार्य है भोजन को चबाना, नाक का कार्य है सूंघना, कान का कार्य है सुनना, आंख का कार्य है देखना, और पैर का कार्य है चलना, और पेट का कार्य है भोजन को क्या करना, डाइजेस्ट करना। ठीक उसी प्रकार कोशिका में भी अलग अलग अंग पाए जाते हैं, अलग अलग ऑर्गन्स पाए जाते हैं, जैसे कि सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सेंट्रोसोम इत्यादि। और इस सब के अलग अलग कार्य है, इन सबको अलग अलग डिपार्टमेंट दिया गया है। तो ठीक है दोस्तों, इन कोशिकांगों के बारे में हम जानेंगे कि किन किन कोशिकांगों को कौन कौन से कार्य दिए गए हैं, कौन कौन से कोशिकांग कौन कौन से कार्य करते हैं, और इनके जो खोजकर्ता हैं, जो आविष्कारक हैं, वो कौन कौन है, इनके बारे में जानेंगे। तो देखिए, पहला है सेल मेम्ब्रेन। कौन सा है? सेल मेम्ब्रेन। पहला कोशिकांग कौन दिख रहा है? सेल का ऑर्गन, सेल मेम्ब्रेन। दोस्तों, सेल मेम्ब्रेन को हिंदी में कोशिका झिल्ली कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली यानी कि सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन ऐसा कोशिकांग है जो कुछ पदार्थों के लिए आवागमन का कार्य करती है, यानी कि कुछ पदार्थों को अंदर आने देती है और कुछ पदार्थों को अंदर से बाहर जाने देती है, यानी कि छन्ने की तरह कार्य करती है, जैसे कि छन्ना कार्य करता है। तो ये तो हो गया सेल मेम्ब्रेन। इसके साथ साथ जो सेल मेम्ब्रेन है तो कोशिका की बाहरी आघात से रक्षा भी करती है। इसके बाद दूसरा ऑर्गन है न्यूक्लियस। कौन सा है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक। केंद्रक को कोशिका का मस्तिष्क कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मस्तिष्क यानी कि ब्रेन। केंद्रक की खोज किसने की थी? न्यूक्लियस को किसने खोजा था? तो बता दें कि रॉबर्ट ब्राउन ने खोजा था। किसने खोजा था? रॉबर्ट ब्राउन ने। कब खोजा था? तो बता दें कि 1831 में खोजा था। 1831 में। केंद्रक को कोशिका का नियंत्रक भी कहा जाता है। केंद्रक कोशिका विभाजन में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करता है। कोशिका विभाजन में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करता है। तो कोशिका का जो सबसे महत्वपूर्ण अंग है वो है न्यूक्लियस, वो है केंद्रक। जिस प्रकार से हमारे शरीर का जो सबसे महत्वपूर्ण अंग है वो है ब्रेन, मस्तिष्क। मस्तिष्क हमारे पूरे बॉडी को सिग्नल भेजता है, संदेश देता है, तब जाकर के हमारे शरीर के सभी अंग कार्य कर पाते हैं। ठीक उसी प्रकार जो ये न्यूक्लियस होता है केंद्रक का, ये पूरी की पूरी कोशिका का कंट्रोलर होता है, नियंत्रक होता है। और यही कारण है कि न्यूक्लियस को
कोशिका के न्यूक्लियस को कोशिका का नियंत्रक मस्तिष्क यानी कि ब्रेन कहा जाता है। कोशिका के केंद्रक की खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। कब की थी बच्चों? 1831 में की थी। कब की थी? 1831 में की थी। नियंत्रक, हमने बताया कि नियंत्रक होता है केंद्रक कोशिका का। कोशिका विभाजन में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन भी करता है। कौन? केंद्रक, न्यूक्लियस। ठीक है, हमने न्यूक्लियस को देख लिया। अब न्यूक्लियस के बाद आता है लाइसोसोम। क्या आता है भाई? लाइसोसोम। लाइसोसोम की खोज डी डुबे ने की थी। किसने की थी? डी डुबे ने। तो पूछ लिया जाए कि लाइसोसोम की खोज किसने की थी, तो बता देंगे डी डुबे ने की थी। लाइसोसोम को कोशिका की आत्महत्या की थैली कहा जाता है। कोशिका की आत्महत्या की थैली। अब प्रश्न है कि लाइसोसोम जिसकी खोज डी डुबे ने की थी, उसे कोशिका की आत्महत्या की थैली क्यों कहा जाता है? तो बता दें कि लाइसोसोम को कोशिका की आत्महत्या की थैली इसलिए कहा जाता है क्योंकि लाइसोसोम में विशेष प्रकार के पाचक एंजाइम होते हैं जो कोशिका के अंदर पाए जाने वाले अपशिष्ट पदार्थों का खराब पदार्थों का क्या करते हैं? पाचन करते हैं, उन्हें खाते हैं। लेकिन जब कभी कोशिका के अंदर ऐसे अपशिष्ट पदार्थ खत्म हो जाते हैं और जब ये पाचक एंजाइम कोशिका के संपर्क में आते हैं तो क्या होता है? कोशिका का ही भक्षण करने लगते हैं और कोशिका इस प्रकार क्या होती है? समाप्त हो जाती है। यही कारण है कि लाइसोसोम को कोशिका की आत्महत्या की थैली कहा जाता है। इसके बाद है साइटोप्लाज्म। क्या है? साइटोप्लाज्म। क्या है भाई? साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म यानी कि कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य, ठीक है। साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव्य। ये जो कोशिका दिख रही है, कोशिका के अंदर जो लिक्विड पदार्थ भरा होता है, जो तरल पदार्थ भरा होता है, उसे ही साइटोप्लाज्म कहते हैं, उसे ही कोशिका द्रव्य कहते हैं। यह कोशिका विभाजन में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करता है, इसका यही कार्य है। इसके बाद आते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में। किसमें आते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया की अगर हम बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पावर हाउस ऑफ सेल, यानी कि कोशिका का पावर हाउस, यानी कि कोशिका का ऊर्जा गृह भी आप कह सकते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमान ने की थी। किसने की थी? अल्टमान ने। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? अल्टमान ने। नामकरण किसने किया था? खोज तो दिया अल्टमान ने, लेकिन अल्टमान ने कहा था कि हमने जिसे खोजा है उसका नामकरण नहीं करेंगे। तो बेंडा ने माइटोकॉन्ड्रिया का नामकरण किया था। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का एक महत्वपूर्ण अंग होता है। महत्वपूर्ण कोशिकांग होता है क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में ही कोशिका की लगभग सभी रासायनिक क्रियाएं संपन्न होती है, जैसे कि श्वसन इत्यादि। माइटोकॉन्ड्रिया से एटीपी के रूप में ऊर्जा निकलता है। किसके रूप में? एटीपी के रूप में ऊर्जा निकलता है, यानी कि एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में माइटोकॉन्ड्रिया से ऊर्जा निकलता है, ऊर्जा का उत्पादन होता है। यही कारण है कि माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस, ऊर्जा गृह या बिजली घर के नाम से जाना जाता है। तो आपसे पूछ लिया जाए कि कोशिका का ऊर्जा गृह किसे कहते हैं, तो हमारा आंसर होगा माइटोकॉन्ड्रिया। पूछ लिया जाए कोशिका का बिजली गृह किसे कहते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया। पूछ लिया जाए ऊर्जा गृह किसे कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया। पूछ लिया जाए पावर हाउस किसे कहते हैं, तो भी माइटोकॉन्ड्रिया, जैसा कि हमने बताया। चलिए, ये हो गया माइटोकॉन्ड्रिया। क्या हो गया? माइटोकॉन्ड्रिया। इसके बाद देखेंगे राइबोसोम। क्या देखेंगे? राइबोसोम। राइबोसोम दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। कोशिकांगों में राइबोसोम की अहमियत बहुत ज्यादा है। राइबोसोम राइबोसोम एक महत्वपूर्ण कोशिकांग है।
राइबोसोम की खोज पैलाडे ने किया था। राइबोसोम की खोज किसने किया था? पैलाडे नाम के एक वैज्ञानिक ने, पैलाडे ने। पूछ लिया जाए कि राइबोसोम की खोज किसने की थी, तो बताएंगे कि पैलाडे ने किया था। राइबोसोम को जो कार्य सौंपा गया है वो है प्रोटीन संश्लेषण का। कौन सा कार्य है? प्रोटीन संश्लेषण का। प्रोटीन संश्लेषण का। तो ठीक है, राइबोसोम की खोज पैलाडे ने किया था। राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है। क्या करता है? प्रोटीन संश्लेषण कार्य करता है। बता दें कि राइबोसोम दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के होते हैं, 70S और 80S राइबोसोम। कैसे कैसे? 70S राइबोसोम और 80S राइबोसोम। जो 70S राइबोसोम होता है वो प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है, जबकि जो 80S राइबोसोम होता है वह यूकैरियोटिक कोशिका यानी कि पूर्ण रूप से विकसित कोशिका, केंद्रक वाली कोशिका में पाया जाता है। तो ठीक है, ये तो हो गया राइबोसोम। इसके बाद देखेंगे गोल्गी बॉडीज। क्या देखेंगे? गोल्गी बॉडीज। गोल्गी बॉडीज। इसके बाद आते हैं सेंट्रोसोम में। सेंट्रोसोम का कार्य क्या है दोस्तों? सेंट्रोसोम कोशिका विभाजन के समय अपना स्थान बदलता है, यानी कि कोशिका विभाजन में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करता है। यहां पर लिखा है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का भी कोशिका विभाजन में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। हम आपको बता दें, यहां गोल्गी बॉडी की खोज गोल्गी गोल्जी ने किया था। गोल्जी ने, जैसा कि नाम है, गोल्गी बॉडी की खोज किसने किया था? गोल्जी ने किया था। और गोल्जी के नाम के आधार पर इस ऑर्गन का नाम गोल्गी बॉडी रख दिया गया। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की खोज पोर्टर ने किया था। पोर्टर, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ गोल्गी बॉडी की खोज पोर्टर ने नहीं बल्कि गोल्जी ने किया था, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की खोज पोर्टर ने किया था। तो ठीक है, एक कोशिका के महत्वपूर्ण कोशिका अंगों के बारे में हमने जाना, कोशिका के अंगों के बारे में जाना। अब दोस्तों, अगर आपको मेरा यह क्लास पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।